गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अभी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करना है। सी we are not going to discuss the theoretical aspects in very detail, but will focus on the topics or the concepts which may be helpful in your the coming drives like TCS or other company placement drives. So ऐसे concepts जो technical aspects हैं उनको clarify करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि C++ I think कि detail में as a subject भी आपने नहीं पढ़ा है, but the other programming languages हैं like C या फिर little bit Java या आप लोगों ने Python भी या इधर .NET ये सब किया होगा, लेकिन बहुत डिटेल में हमने C++ को नहीं पढ़ा। लेकिन दूसरी लैंग्वेज के कंसेप्ट आपको आते हैं। इट मीन्स कि यू कैन इजीली ग्रैस्प व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड C++ लैंग्वेज। सो विल फोकस ऑन दी इम्पॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स, जहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन सकते हैं आपके ड्राइव्स में। उन कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन चेक करेंगे एग्जैक्टली। तो इस रिगार्ड्स में हम लोगों को आज सेशन को आगे बढ़ाना है। सो स्टार्ट करते हैं C++। ओके, तो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इनलाइन फंक्शन। आई होप कि आपको वॉइस क्लियर आ रहा होगा एंड प्रॉपर तरीके से आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। एनीबडी प्लीज कंफर्म मी। Viplav or anybody, yes, please sir. Confirm. Okay. So first topic, starting with the called inline function. So firstly I'll tell you a little bit definition, one line definition of the topic, and then we'll see the practical implementation, so that if you get any kind of question or any kind of piece of code, then you can easily grasp. So सबसे पहले समझते हैं inline function exactly है क्या C++ में, और क्या इसका यूज है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। सो देखो, inline function इसके नाम से इसकी डेफिनेशन पता चल रही है। ऐसा फंक्शन जो मीन्स शॉर्ट लाइन ऑफ कोड्स के लिए यूज होता है, ठीक है, फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, क्रोनोलॉजी को समझते हैं C++ के प्रोग्राम की। एक मिनट पहले आप सुन लीजिए कि फंक्शन की क्रोनोलॉजी किस तरह से काम करती है। आप लोगों ने फंक्शन C प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ी है और दूसरी लैंग्वेज पढ़ी होंगी, माइट भी C++ भी आपने पढ़ा होगा। तो उसमें जो फंक्शंस है वो कैसे यूज होते हैं, फंक्शंस कैसे यूज होते हैं, कैसे कॉल होते हैं। तो सपोज अगर आपको एक क्यूब फंक्शन का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक क्यूब फंक्शन का प्रोग्राम है, सिंपल। It is a simple program to calculate cube of a number using function. So how actually you write such program? You create a function called cube. You can see in red line. Int return type दे दिया, cube दे दिया, और उसमें एक पैरामीटर पास करा लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने s को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा लिया, क्यूब निकल गया, उसको रिटर्न करा दिया। सो ये जो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 जो 4 लाइन्स है, इंक्लूडिंग द करली ब्रेसेस, 4 लाइन जो कोड है, ये एक फंक्शन हुआ जो कि क्यूब को कैलकुलेट करेगा। ओके, देन इस फंक्शन का सिग्निफिकेंस कब आएगा? जब मेन में आएगा, क्योंकि जब प्रोग्राम कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो वो फंक्शन पे डायरेक्टली नहीं जाता है। कर्सर सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? मेन पे पहुंचेगा। तो मेन पर पहुंचने के बाद फिर मेन में इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली मेन फंक्शन लेके, जैसे हम लैब में करते हैं,
डायरेक्टली मेन फंक्शन लिखें, उसी के अंदर क्यूब को कैलकुलेट कर दें, अलग से फंक्शन ही ना बनाए। लेकिन तो अगर हम फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो हमने क्यूब फंक्शन एक बनाया, ओके, और क्यूब फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, ठीक है, कहाँ पर, ये इस तरह से यहाँ पर इसको कॉल किया, यहाँ पर, यहाँ हमने इसको कॉल कर लिया क्यूब 3 को, मतलब कि वैल्यू डायरेक्टली पास कर दी इसके अंदर। तो एक्चुअली जब ये सिस्टम इसको कैसे कंपाइल करता है, कैसे इसको सॉल्व करता है, कर्सर आएगा मेन के पास, जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, कंपाइल करोगे फिर एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले सिस्टम कहाँ पहुंचेगा, डायरेक्टली क्यूब के पास नहीं पहुंचेगा, वो मेन के पास पहुंचेगा। मेन को 1 by 1 स्कैनिंग, कंपाइलिंग और एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जाएगा, सी आउट मिलेगा उसको, देन द क्यूब ऑफ 3 इज, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसको एक फंक्शन मिल रहा है, फंक्शन का नेम मिल रहा है। तो जैसे ही फंक्शन का नेम मिलता है तो क्या होता है सिस्टम में, फंक्शन का नेम मिलते ही एग्जैक्टली क्या होता है, जो सिस्टम है वो जंप कर जाता है आउटसाइड द मेन। मेन से जो कर्सर है, जो सिस्टम है, वो जंप करके बाहर कहाँ आ जाएगा, क्यूब की बॉडी पर। फिर वो क्यूब को सॉल्व करेगा और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर को फिर वापस वो रिटर्न कर देगा इसको, किसको, मेन को, और यहाँ पर आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखो, अगर लेंथी प्रोग्राम्स हैं, फंक्शन है, लेंथी फंक्शन है, लेंथी प्रोग्राम है, तब ये जो प्रोसीजर है ये बेनिफिशियल होती है। लेकिन अगर प्रोग्राम का साइज छोटा है, प्रोग्राम का साइज अगर छोटा है, ठीक है, देन ये जो प्रोसीजर है ना, ये बेनिफिट की जगह ड्रॉबैक बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्विचिंग होती है, स्विचिंग में जो टाइम लगता है, एक्चुअली जब हम छोटे लेवल पर प्रोग्राम बना रहे होते हैं, छोटे लेवल पर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत कम टाइम हमारे लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन एक बड़े लेवल पर, एक ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो इवन वहाँ पर सेकंड्स, मिली सेकेंड्स, इवन नैनो सेकेंड्स का भी अगर टाइम का फर्क पड़ता है तो वहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये छोटा प्रोग्राम है, ठीक है, 1 लाइन का प्रोग्राम है, तो अगर मैं यही वाली अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ तो परफॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्विचिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा कि पहले हम मेन में आएंगे, फिर क्यूब फंक्शन कॉल होगा तो क्यूब की बॉडी पर पहुंचेंगे, फिर यहाँ से जंप करके वापस बाहर क्यूब में जाएंगे, फिर क्यूब को सॉल्व करेंगे, फिर रिजल्ट वहाँ से जनरेट होगा, रिजल्ट वापस से मेन के अंदर आएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बचाना चाहते हैं। तो C++ में इस फीचर को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका नाम रखा गया इनलाइन फंक्शन। इसको बोलते हैं इनलाइन। तो इनलाइन क्या करते हैं, कैसे, अब इनलाइन करता क्या एग्जैक्टली, पहले ही जान के डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इनलाइन फंक्शन क्या करते हैं। जो छोटे फंक्शंस होते हैं, हम बड़े फंक्शन को भी इनलाइन बना सकते हैं, लेकिन बड़े फंक्शन को बनाएंगे तो ड्रॉबैक हो जाएगा उसका। छोटे फंक्शंस जो होंगे, जो 1 लाइन के फंक्शंस होते हैं, उनको इनलाइन बनाते हैं तो बेनिफिट देता है। एक्चुअली ये काम किस तरह से करता है कि जैसे जब ये कंपाइल होगा प्रोग्राम, जब फर्स्ट टाइम कंपाइल होगा, ठीक है, तो कंपाइलेशन में सारी चीज़ें एरर वगैरह चेक होती हैं उसमें, ओके। जैसे ही एरर चेक होने के बाद जब सब कुछ ओके हो जाता है, तब हम फिर आगे इसको एग्जीक्यूशन पे प्रोसीड करते हैं। तो जब इसको पता चलेगा कंपाइलर को कि ये जो क्यूब फंक्शन है, हमने इसको इनलाइन बनाया हुआ है, ठीक है, इनलाइन बनाने के लिए कीवर्ड यूज करेंगे इनलाइन, ठीक है, अभी आगे एग्जांपल आएगा। तो जब कंपाइलर को पता चलेगा कि ये क्यूब फंक्शन को हमने इनलाइन बनाया हुआ है, देन व्हाट विल हैपन, एक्चुअली तभी कंपाइलेशन टाइम पर ही ये जो इनलाइन फंक्शन की बॉडी है, इनलाइन फंक्शन की बॉडी यहाँ पर क्यूब फंक्शन जहां पर भी कॉल किया गया होगा उससे वो रिप्लेस कर देता है। तो इससे क्या होगा कि अब मेन के अंदर हम डायरेक्टली जाएंगे, या जहां पर भी इस फंक्शन को कॉल किया गया हो, किसको, क्यूब को, तो उसको बार बार जंप करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे यहाँ पर आएगा क्यूब, तो इसकी बॉडी ऑलरेडी यहाँ पर है, फंक्शन का नाम यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इंटरनली कंपाइलर ने क्या किया, क्यूब की बॉडी को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो स्विचिंग वाला टाइम था वो बच जाएगा। स्विचिंग जो हम करके बाहर जा रहे थे, फिर उसको सॉल्व करके वापस अंदर आ रहे थे, ये टाइम हमारा बचता है। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इनलाइन फंक्शन कंसेप्ट, जो कि C++ का कंसेप्ट है, इसको कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनलाइन फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो अगला एग्जांपल है इसका दिस वन, ठीक है। फंक्शन, जिस फंक्शन को आपको इनलाइन बनाना है, जिस फंक्शन को आपको इनलाइन की तरह ट्रीट करना है, तो आपको बस उसके फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले इनलाइन कीवर्ड यूज करना होता है, लाइक हियर इनलाइन इंट क्यूब, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा जैसे हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं। तो इनलाइन कीवर्ड ये सबसे पहले आता है, रिटर्न टाइप से भी पहले। अगर यहाँ पर इंट लिखा है या वॉइड लिखा होता है, इवन चाहे कैरेक्टर कुछ भी लिखा होता है, उससे पहले हमें इनलाइन कीवर्ड देना है। और इनलाइन कीवर्ड
तो देते ही ये फंक्शन इनलाइन की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे ही कंपाइलेशन होगी तो कंपाइलेशन टाइम पर कंपाइलर इस फंक्शन को इनलाइन की तरह ट्रीट करेगा और जहां जहां पर इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा वहां पर इसकी बॉडी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो वो स्विचिंग वाला टाइम था वो बचता है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनलाइन के बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, एक छोटा प्रोग्राम का एग्जाम्पल, तो आप इसको इजिली ऐसे कर सकते हो। इनलाइन का एक छोटा सा कंसेप्ट आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो ऑब्जेक्ट सी प्लस प्लस एग्जैक्टली क्या है। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मींस कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको फॉलो करता है। तो ये फीचर्स क्या है, ये फीचर्स हैं इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो इनमें से एक फीचर हम अभी आज डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल। ठीक है, विद एग्जांपल्स, विद इंप्लीमेंटेशन। इस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है ये आपको सबको पता है। हम इसका इंप्लीमेंटेशन चेक करेंगे और जो मेन रोल होता है इनहेरिटेंस के अंदर, जो मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है उसको डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। इनको कैसे यूज करना है, इनको पर्पसफुली कैसे यूज करना है, इस एस्पेक्ट में हमें काम करना है। तो देखो इनहेरिटेंस का मीनिंग आपको पता है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। मींस कि एक क्लास या एक मेथड किसी दूसरे क्लास या दूसरे मेथड की फीचर्स को एक्सेस करना चाहता है। इनहेरिटेंस हम करना चाहते हैं। कई तरह के इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे। मेन हमारा फोकस किसके ऊपर है, इन तीन स्पेसिफायर्स के यूज के ऊपर, कि इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, यहां से आपके लिए क्वेश्चंस और यहां से आपके लिए जो है पॉइंट्स बन सकते हैं। तो देखो हमारे पास तीन स्पेसिफायर हैं, ये आपको पता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइवेट, अगर किसी मेंबर को मैंने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया तो प्राइवेट का मतलब है क्या है कि वो विद इन द स्कोप, जो उसका स्कोप है, जो जहां पर उसको प्राइवेट डिक्लेयर किया गया केवल वहीं पर उसको एक्सेस किया जाएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि एक लेवल तक वो पब्लिक रहता है, उसके बाद प्राइवेट बन जाता है। ठीक है, एक लेवल तक पब्लिक रहता है, फिर वो प्राइवेट हो जाता है। मींस यहां पर मान लीजिए यहां उसको एक्सेस किया गया, इनहेरिटेंस में यूज होगा। एक क्लास में मैंने एक किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया, ठीक है, और उस मेंबर को मैंने इनहेरिट कर लिया नीचे किसी दूसरी क्लास में। तो जो नीचे वाली क्लास है वहां तक तो वो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे आगे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके नीचे प्राइवेट बन जाता है। तो प्रोटेक्टेड मींस ये पब्लिक की तरह भी काम करता है, प्रोटेक्टेड की तरह भी काम करता है। एक लेवल तक पब्लिक, बाकी प्राइवेट, और पब्लिक मींस ओपन टू ऑल। इनके मीनिंग हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जैक्टली हमें करना क्या है। कई तरह के इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, कई तरह के इनहेरिटेंस हम पढ़ने वाले हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनको हमें एग्जाम्पल के थ्रू, एक पीस ऑफ कोड के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो एक हम पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि देखो एक क्लास है हमारे पास, एक क्लास में कुछ फंक्शंस, कुछ फीचर्स, कुछ मेथड्स हमने डिक्लेयर किए, और एक दूसरी क्लास, ये केवल 2 लेवल तक रहेगा। मींस 2 क्लास के बीच में जो इनहेरिटेंस होगा उसको सिंगल लेवल बोलेंगे। ठीक है, एक क्लास की फीचर्स को दूसरी क्लास एक्सेस कर देंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक क्लास हम लेंगे पेरेंट क्लास, उसके अंदर एक चाइल्ड क्लास लेंगे नीचे, जो कि पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी। ठीक है, देन फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं क्लास का, जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के मेथड्स को हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये हमारा टास्क है, असाइनमेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्लास मैंने बनाया। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये क्लियरली। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्लास है, देखिए क्लास क्या है, पेरेंट। अब देखो हम स्कोप की बात करेंगे। किसके स्कोप की, कि जब हमने किसी मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर किया, पब्लिक किया, प्रोटेक्टेड किया, तो उसको जब एक्सेस किया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखो हमने क्या किया, एक क्लास हमने लिया, उसका नाम रखा पेरेंट। ओके, मैंने क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हो या फिर मेथड्स हो, उनको हम प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड एज पर नीड डिक्लेयर कर सकते हैं।
ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं सी प्लस प्लस में प्राइवेट होते हैं, आपको पता होगा। मैंने क्या किया, पब्लिक डिक्लेयर कर दिया। एक वेरिएबल मैंने लिया आईडी अंडरस्कोर पी, एक वेरिएबल मैंने लिया आईडी अंडरस्कोर पी इंटीजर टाइप का, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक। ठीक है, तो सिंटैक्स पे नहीं जा रहे हैं हम बहुत ज्यादा, हम कंसेप्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो मैंने क्या नीचे लिखा, क्लास एक और मैंने बनाई चाइल्ड, फिर मैंने लिखा क्लास चाइल्ड। अब क्लास चाइल्ड के आगे मैंने कोलन लगा के लिखा पब्लिक पेरेंट। तो ये क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया। मींस की जो राइट साइड में जो लिखा हुआ है पेरेंट, मींस ये क्लास इनहेरिटेड हुई है। कहां पर? चाइल्ड क्लास में। ये जो कोलन है, कोलन जो बताता है कि हमने इनहेरिट किया है। अब देखो सिग्निफिकेंस किस चीज का हमें सीखना है यहाँ पर, इस कीवर्ड का। इस कीवर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर मैं इस कीवर्ड को पब्लिक लिखता हूं तो मेंबर्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे नीचे की क्लास में। अगर मैं इस कीवर्ड को प्रोटेक्टेड लिखता हूं तो कैसे रिएक्ट करेंगे। इस कीवर्ड को मैं प्राइवेट रखता हूं तो कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने एग्जांपल लिया है कि ये पेरेंट क्लास को एज पब्लिक मैं इनहेरिट कर रहा हूं, किसमें? चाइल्ड क्लास में। ठीक है, चाइल्ड क्लास में। तो चाइल्ड क्लास में आगे फिर मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास के अंदर, अब ये जो बॉडी है ये चाइल्ड क्लास की बॉडी है, चाइल्ड क्लास की बॉडी है। इसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर आईडी अंडरस्कोर सी नाम से, आईडी फॉर चाइल्ड, आईडी फॉर पी। जो पेरेंट क्लास में मैंने मेंबर डिक्लेयर किया था आईडी पी, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया आईडी सी। ठीक है, अब देखो ये मेरी दो क्लास बन चुकी है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है। ठीक है, तो अब देखो ये चीजें कॉल कहां पर होती है? मेन के अंदर। मेन के अंदर कॉल कैसे होती है? थ्रू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जितने भी क्लास के मेंबर्स होते हैं केवल और केवल उस क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कॉल होते हैं, या फिर हम इनहेरिटेंस लगा करके दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इनको कॉल करते हैं। वही हम सीखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, मेन लिखा। मेन के अंदर मैंने क्या किया, देखो ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट बनाते तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है। ठीक है, तो सिंटैक्स पे ज्यादा नहीं जा रहे हैं। ये क्लास का नाम है चाइल्ड, उसके आगे जो मैंने एक वेरिएबल लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हम कुछ भी ले सकते हैं, इट इज लाइक ए वेरिएबल, इट कुड बी एनी। ठीक है, जैसे वेरिएबल के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वेरिएबल का नाम हम लेते हैं, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं। तो मैंने लिख दिया obj1, मींस कि मैंने obj1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो किसका ऑब्जेक्ट है? चाइल्ड का। अब देखो हमने पेरेंट क्लास को चाइल्ड में इनहेरिट कर रखा है और मैंने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1। अब देखो कॉल कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट को? डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। obj1 डॉट, उसके आगे हम लिखते हैं मेंबर का नाम, कौन से मेंबर को आप एक्सेस करना चाहते हो। obj1 डॉट, फिर कौन से मेंबर को आप एक्सेस करना चाहते हो। तो आप देख रहे हैं मैंने चाइल्ड क्लास बनाया, obj1 ऑब्जेक्ट बनाया, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, और इस ऑब्जेक्ट से मैंने idc, मैंने चाइल्ड के मेंबर को एक्सेस किया, और इसी ऑब्जेक्ट से मैंने पेरेंट के मेंबर को भी एक्सेस किया। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ये सिंगल इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। ये तो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो ये है। अब इसको देखते हैं, मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो इसको एक चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं पहले, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। देखिए ये हमारा चार्ट है, ये एक बेस क्लास मैंने एज्यूम किया यहाँ पर, दिस इज द बेस क्लास। ये बेस क्लास मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब कि बेस क्लास के अंदर जो मेंबर्स रखे हुए हैं, लाइक एक पेरेंट क्लास मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने इंट एक वेरिएबल लिया था, इंट पी कुछ भी करके। तो उन मेंबर्स को मैंने, अगर मैंने पब्लिक लिया है या मैंने प्राइवेट लिया है या मैंने प्रोटेक्टेड लिया है, और मैंने किस टाइप का इनहेरिटेंस किया है, तो मेंबर्स का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है ना। तो देखो यहां पर ये बेस क्लास है, बेस क्लास के मेंबर्स यहां पर लिखे हुआ पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। यहां पर जो है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये है जो हमने अभी देखा था यहां पर। जैसे हमने यहाँ पे ये क्लिक किया था इसके ऊपर, लाइक दिस वन, ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मींस कि ये यहाँ पर जो मैं ये कोलन के बाद क्लास से पहले मैं कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करता हूँ, ये बताता है कि हमारी क्लास किस मोड में नीचे इनहेरिट हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड यूज करता हूँ, इसका मतलब है कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में पब्लिकली इनहेरिट की गई है। अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करता हूँ तो पेरेंट क्लास
चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेडली इनहेरिट की गई है। अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड यूज करता हूं तो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में प्राइवेटली इनहेरिट की गई है। ठीक है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेट का यही मतलब है। मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस की मतलब कि मैंने पब्लिकली किसी क्लास को इनहेरिट किया है, प्रोटेक्टेडली इनहेरिट किया है या प्राइवेटली इनहेरिट किया है। मतलब कि कोलन के बाद जो बेस क्लास लिखी जाती है उससे पहले कौन सा कीवर्ड लिखा हुआ है, पब्लिक लिखा है, प्रोटेक्टेड लिखा है या प्राइवेट लिखा है, उसी के हिसाब से उसका मोड डिसाइड होता है कि इनहेरिटेंस का मोड क्या है। ठीक है, तो इसको चार्ट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको फिर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, पब्लिक। तो अगर यहाँ पर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है पब्लिक, तो मींस कि अगर कोई मेंबर पब्लिक है बेस क्लास में और इनहेरिटेंस हमने किया है पब्लिक, तो जो पब्लिक मेंबर है वो पब्लिक ही रहेंगे। ठीक है, मतलब कि पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर चाइल्ड क्लास में पब्लिक ही रहेंगे अगर पब्लिकली हमने इनहेरिट किया है। प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे अगर हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है। मतलब कि डॉट कोलन के बाद बेस क्लास से पहले अगर मैंने पब्लिक कीवर्ड लिखा है, मतलब कि मैंने पब्लिकली इनहेरिट किया है, तो उस केस में अगर आपकी जो बेस क्लास है उस बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर हैं वो चाइल्ड क्लास में पब्लिक ही रहेंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर्स चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, और जो प्राइवेट मेंबर, एक चीज ध्यान रखना, प्राइवेट मेंबर कभी भी एक्सेस नहीं होते हैं बाहर। प्राइवेट मेंबर प्राइवेट होते हैं, केवल वो उसी क्लास के लिए हैं, उसी मेथड के लिए हैं। जो एक क्लास के प्राइवेट मेंबर है वो उस क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, उस क्लास के स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है जहां प्राइवेट, अगर कोई क्लास का मेंबर है प्राइवेट तो चाहे उसको पब्लिकली इनहेरिट किया गया क्लास को तब भी एक्सेस नहीं हो सकते, प्रोटेक्टेडली किया गया हो तब भी नहीं हो सकते, और प्राइवेट में भी नहीं हो सकते एक्सेस। ठीक है, अब देखो ऐसे ही होता है कि अगर मान लो किसी क्लास को मैंने प्रोटेक्टेडली, ये सेकंड वाला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में सेकंड, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में सेकंड, अगर मैंने किसी क्लास को प्रोटेक्टेड तरीके से इनहेरिट किया, मींस कोलन के बाद बेस क्लास से पहले मैंने प्रोटेक्टेड कीवर्ड लिखा, इसका मतलब है कि मैंने बेस क्लास को चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट किया है। तो उस केस में आपकी बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं जो ये देखो पब्लिक मेंबर है, बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर है वो नीचे आकर के क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोटेक्टेड तरीके से उसको क्लास को इनहेरिट किया है, क्लास से पहले एक प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज किया है। तो पब्लिक मेंबर पब्लिक नहीं रहेंगे, क्लास बेस क्लास के पब्लिक मेंबर क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे और प्राइवेट तो एक्सेस होंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में ऊपर से ये देखना है प्राइवेट। अगर किसी क्लास को, बेस क्लास को मैंने प्राइवेट तरीके से इनहेरिट किया है, प्राइवेट क्लास प्राइवेट तरीके से अगर मैंने इनहेरिट किया है, तो जो बेस क्लास है, अगर मैंने कोलन, जो मैंने इनहेरिटेंस लगाया था चाइल्ड क्लास के आगे, कोलन के आगे बेस क्लास, और बेस क्लास से पहले जो मैंने कीवर्ड लिखा था, अगर वो कीवर्ड मैंने प्राइवेट लिखा है, इस मींस कि मैंने प्राइवेट तरीके से, प्राइवेट मोड में बेस क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया, तो उस केस में जो आपकी बेस क्लास के पब्लिक मेंबर है वो भी प्राइवेट बन जाएंगे, जो प्रोटेक्टेड है वो भी प्राइवेट बन जाएंगे, और प्राइवेट मेंबर तो एक्सेस ही नहीं होंगे, और ये प्राइवेट बन गए। इसका मतलब है कि अब इसके आगे अगर कोई और और कोई और लेवल का इनहेरिटेंस आता है, मतलब चाइल्ड क्लास को नीचे इनहेरिट किया जाता है, तो ये जो पब्लिक मेंबर थे ना ऊपर बेस क्लास में, और ये चाइल्ड क्लास में आकर के प्राइवेट बन गए थे, तो ये मेंबर आगे एक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देखो थ्योरेटिकल थोड़ा हो गया, अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखो ये आया पेरेंट क्लास एज पब्लिक। अगर मैंने पेरेंट क्लास को एज पब्लिक लिया है, अगर मैंने पेरेंट क्लास को एज पब्लिक लिया है तो क्या होगा चेंज। देखो ये मेरी क्लास है, क्लास ए, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक क्लास है, इसका नाम है ए। ठीक है, इस क्लास ए के अंदर मैंने एक मेंबर लिया पब्लिक जिसका नाम है इंटीजर एक्स, इंट एक्स एक वेरिएबल ले लिया। एक मेंबर मैंने ले लिया उसी क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड, इसका नाम मैंने लिया इंट वाई। देखो ये सिंटैक्स है, ठीक है, सिंटैक्स पे हम नहीं जा रहे हैं, ये सिंटैक्स C++ का सिंटैक्स है, ऐसे लिखा जाता है कि हम लिखते हैं क्लास ए, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर इसके मेंबर्स लिखे जाते हैं। तो हम जिस मेंबर को जिस टाइप का एक्सेस स्पेसिफाइड देना चाहते हैं उससे पहले उसको लिख देते हैं। तो ऐसे मान लीजिए इंट एक्स को आप पब्लिक बनाना चाहते हैं तो इससे पहले पब्लिक लिख दिया, पब्लिक के बाद कोलन,
उसके बाद प्रोटेक्टेड, मैंने इंट वाई को प्रोटेक्टेड बना लिया और प्राइवेट जेड को मैंने प्राइवेट बना दिया। इट मींस कि जो मेरी क्लास ए है, जो मेरी क्लास ए है, ये बेस क्लास है। इस बेस क्लास के अंदर मैंने 3 मेंबर लिए, एक का नाम है एक्स, एक का वाई, एक का जेड। एक्स को मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया, वाई को मैंने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया और जेड को मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया। अब हम करते हैं इसको इनहेरिट। ये तो देखो बेसिक क्लास बन गई। अब इस क्लास को हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। तो देखो इधर रेड वाले एरिया में हमने इसको इनहेरिट किया है। तो इनहेरिट कैसे करते हैं, सिंपल लिखते हैं क्लास बी, यहां पर आती है चाइल्ड क्लास और फिर कोलन के बाद यहां पर आती है बेस क्लास, मतलब कि जिस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो हम ए को बी में इनहेरिट कर रहे हैं। ए से पहले मैंने क्या लिखा, पब्लिक। इट मींस कि ए को मैंने पब्लिकली बी के अंदर इनहेरिट कर लिया। तो जो ए क्लास, जो बेस क्लास है, उसके जो मेंबर्स हैं वो यहां पर कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, वो यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो जो एक्स है पब्लिक ही रहेगा। देखो यहां पर एक्स पब्लिक था तो यहां पर एक्स पब्लिक रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया है। जो वाई था ये प्रोटेक्टेड था तो ये वाई प्रोटेक्टेड ही रहेगा। और जो जेड है, जेड एक्सेस ही नहीं होगा यहां पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेड यहां पर प्राइवेट मेंबर है और प्राइवेट मेंबर डिराइव्ड क्लास में नहीं जाता। डिराइव्ड क्लास का मतलब जो नीचे चाइल्ड क्लास है, जिसने इसको इनहेरिट किया है, उस क्लास में नीचे नहीं जाता है। प्राइवेट मेंबर एक्सेस ही नहीं होगा। तो जो एक्स है यहां पर बी में जाकर के ये पब्लिक ही बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर बी क्लास को मैं नीचे इनहेरिट कराऊं सी क्लास में, मतलब एक और क्लास ले लिया मैंने सी, और सी क्लास में बी को इनहेरिट किया जाए तो ये जो एक्स है ये पब्लिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर मैंने क्लास को, बेस क्लास को लिया है एज प्रोटेक्टेड, इफ आई हैव टेकन द बेस क्लास एज प्रोटेक्टेड, तो ये देखो हमारी बेस क्लास वही है ए, इसके अंदर तीनों मेंबर भी वही हैं। पहला मेंबर है पब्लिक एक्स, प्रोटेक्टेड वाई और प्राइवेट जेड, तीनों मेंबर वही हैं। अब मैंने इनको इनहेरिट किया है, देखो तो मैंने यहां पर लिखा क्लास सी, ये मेरी सी क्लास है। इस सी क्लास में मैं ए को इनहेरिट कर रहा हूं। देखो ये इनहेरिट करने का तरीका है, कोलन के आगे लिखते हैं इनहेरिट, प्रोटेक्टेड और क्लास का नाम। तो ए क्लास को मैंने सी में प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट किया है। तो देखो मेंबर्स कैसे चेंज होंगे बेस क्लास के। ठीक है, बेस क्लास के मेंबर्स सी में कैसे बिहेव करेंगे। तो जो पब्लिक एक्स था ये प्रोटेक्टेड एक्स बन जाएगा सी में। क्यों? क्योंकि मैंने ए क्लास को सी में प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट किया है। ये चीज का बहुत सिग्निफिकेंस होता है, इनको हमें प्रैक्टिस जरूर करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो ए से पहले मैंने लिखा प्रोटेक्टेड, मतलब कि ए क्लास, जो बेस क्लास ए है, प्रोटेक्टेड मोड में सी में इनहेरिट हुई। तो जो ए क्लास बेस क्लास है उसके मेंबर्स सी क्लास के अंदर किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो जो पब्लिक एक्स था वो बन जाएगा प्रोटेक्टेड एक्स। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट किया है। जो प्रोटेक्टेड वाई था वो एज इट इज रहेगा, वाई प्रोटेक्टेड। और जेड तो एक्सेस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेड प्राइवेट है ए बेस क्लास में, और ये केवल उसी क्लास के अंदर एक्सेस होता जहां पर इसको डिक्लेयर किया गया है। इस क्लास के स्कोप से बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं अगर प्राइवेट हमने लिया। प्राइवेट मींस कि अगर पेरेंट क्लास को एज हमने प्राइवेट लिया। ठीक है, पेरेंट क्लास को हमने एज प्राइवेट लिया। एक क्लास ए वही है, क्लास ए हमारी वही है। ठीक है, इसके अंदर पब्लिक एक्स, प्रोटेक्टेड वाई और प्राइवेट जेड वही मेंबर्स हैं। ठीक है, इनके बिहेवियर को हम चेक करते हैं कि अगर प्राइवेट तरीके से इस क्लास को किसी क्लास में इनहेरिट किया जाए तो इसके जो मेंबर्स हैं वो, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा इनहेरिटेड क्लास में। ठीक है, तो क्लास डी, ये लिखा है क्लास डी। क्लास डी में मैंने क्लास ए को प्राइवेट तरीके से इनहेरिट किया। ठीक है, तो ए क्लास जो है बेस क्लास है, डी क्लास चाइल्ड क्लास है, कोलन बता रहा है इनहेरिटेंस हो रहा है, और प्राइवेट कीवर्ड बता रहा है कि प्राइवेट मोड में ये इनहेरिटेंस हो रहा है। तो इस मोड में जो बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर क्या होगा चाइल्ड क्लास में, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहां पर पब्लिक एक्स था, ये प्राइवेट एक्स बन जाएगा। यहां पर प्रोटेक्टेड वाई था, ये वाई प्राइवेट बन जाएगा।
और जेड तो एक्सेस ही नहीं होगा, जेड इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम डी। ए के अंदर जेड एक्सेस होगा, ए के बाहर जेड एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। एक्स अगर ए में देखें तो ये पब्लिक है, मतलब बाहर इसको एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन जब हमने डी के अंदर ए को एक्सेस इनहेरिट किया तो इंट एक्स जो है वो डी क्लास के अंदर भी आ गया, लेकिन अब एक्स पैरामीटर डी क्लास में प्राइवेट की तरह बिहेव करेगा। पब्लिक तो रहेगा ए में, लेकिन एक्स वेरिएबल डी क्लास में प्राइवेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि इस एक्स को केवल डी के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम चाहें कि एक क्लास बनाएं ई, और ई क्लास में डी क्लास को इनहेरिट करें पब्लिकली फॉर एग्जांपल, और हम चाहें कि इस एक्स को ई क्लास में एक्सेस कर ले, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्स बिकम्स प्राइवेट इन क्लास डी, और प्राइवेट क्या कहता है कि इस क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना, बाहर नहीं आ सकता है। तो ये तीन मोड हैं कि अगर हम क्लास के नाम से पहले क्या कीवर्ड लगाते हैं वो उसका मोड बन जाता है कि ये इस मोड में ये क्लास हमारी इनहेरिट की गई है, ठीक है। और इसी कीवर्ड के बेस पर बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनका एक्सेस स्पेसिफायर डिसाइड होता है। तो जो पब्लिक है पब्लिक ही रहेगा, अगर यहां पर पब्लिक कीवर्ड आया है। प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड ही रहेगा अगर यहां पर पब्लिक है। प्राइवेट तो एक्सेस ही नहीं होता, बस हमें पब्लिक और प्रोटेक्टेड को ही चेक करना होता है। तो हम इनको इजीली रिलेट कर सकते हैं इस तरह से एग्जाम्पल को यूज करके। आगे देखते हैं, आगे क्या एग्जाम्पल है हमारे पास। अब देखो ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल आ गया कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। एक और कंसेप्ट यहां पर जुड़ रहा है साथ के साथ, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो सिंगल इनहेरिटेंस विद कंस्ट्रक्टर, ये कीवर्ड हमारे सामने आ रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस विद कंस्ट्रक्टर। अभी थोड़ा सा यहां पर रुक जाते हैं। अभी आप मुझे बताओ यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? पब्लिकली, प्रोटेक्टेडली, प्राइवेटली मैंने किसी क्लास को जब इनहेरिट किया नीचे चाइल्ड क्लास में, तो जो बेस क्लास है उसके मेंबर्स का बिहेवियर कैसे चेंज होता है उसको हम समझ रहे थे। आप मुझे बताओ इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो these are the modes of inheritance which we are discussing: public mode, protected mode and private mode. Private mode means वो जो जिस मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर किया वो उस क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड मोड मींस, ठीक है, प्रोटेक्टेड मोड मींस कि एक लेवल नीचे तक एक्सेस हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है, इसको प्रोटेक्टेड बोलते हैं। और पब्लिक मींस कि वो पब्लिक जब तक बना रहेगा तब तक उसको एक्सेस किया जा सकता किसी भी लेवल तक, ठीक है। फिर हमने देखा एक्सेस स्पेसिफायर का मैट्रिक्स, ठीक है, इसको आप इजीली आप देख के आप इजीली इसको ग्रेस्प कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कि किस टाइप का इनहेरिटेंस हम ले रहे हैं, पब्लिक ले रहे हैं, प्रोटेक्टेड ले रहे हैं या प्राइवेट ले रहे हैं। और बेस क्लास मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर मतलब कि बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनका स्पेसिफायर अगर ये है तो वो इनहेरिट होने के बाद क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली इसका ये मीनिंग है। तो अगर मैंने पब्लिक क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया तो बेस का पब्लिक मेंबर पब्लिक ही रहेगा, बेस का प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड ही रहेगा, बेस का प्राइवेट मेंबर एक्सेस ही नहीं होता। अगर मैंने क्लास को प्रोटेक्टेड तरीके से एक्सेस किया है तो प्रोटेक्टेड क्या कहती है, पब्लिक को प्रोटेक्टेड बना देगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेगा और प्राइवेट एक्सेस ही नहीं होगा। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट, अगर मैंने प्राइवेट तरीके से इनहेरिट किया देन पब्लिक मेंबर विल बिकम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड मेंबर विल बिकम प्राइवेट और प्राइवेट मेंबर बेस क्लास के एक्सेस ही नहीं होंगे क्योंकि वो पहले से ही प्राइवेट है, ठीक है, और प्राइवेट बाहर नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखा हमने कि पेरेंट क्लास अगर एज पब्लिक यूज किया है तो क्या इफेक्ट होगा बेस क्लास के एक्सेस स्पेसिफायर्स पर। तो पब्लिक अगर यूज किया है तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक ही रहता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड ही रहता है और प्राइवेट एक्सेस ही नहीं होता है। अगर मैंने पेरेंट क्लास को एज प्रोटेक्टेड एक्सेस किया है तो पब्लिक क्लास प्रोटेक्टेड बन जाती है, मतलब पब्लिक मेंबर प्रोटेक्टेड बन जाते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड ही रहते हैं और प्राइवेट मेंबर एक्सेस ही नहीं होते हैं। फिर लास्ट में पेरेंट क्लास को अगर प्राइवेट एज ए प्राइवेट यूज किया तो जो पब्लिक मेंबर है,
ठीक है, वो प्राइवेट बन जाएंगे चाइल्ड क्लास में बेस क्लास के, ठीक है, बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर हैं चाइल्ड क्लास में प्राइवेट बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर बेस क्लास के चाइल्ड क्लास में आके प्राइवेट बन जाएंगे, और प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस ही नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सेस ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस है, इनके इफेक्ट्स को समझेंगे। अभी आप मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कोई एक्सेस स्पेसिफायर में प्रॉब्लम है, एक्सेस में प्रॉब्लम है, कौन सा मेंबर कहाँ पर क्या है, कैसे बनेगा, उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम बताओ बेटा। विप्लव, एनी प्रॉब्लम? उज्जवल, संयम, रूहीन? नो प्रॉब्लम सर। ओके, हाँ देखो अभी पहला सेशन है तो मैं थोड़ा सा बेसिक तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ स्मॉल ट्रिकी प्रोग्राम्स भी यहाँ पर दिखाऊंगा ताकि जो कंसेप्ट है एग्जैक्टली टेक्निकल वो भी क्लियर हो सके। तो लेकिन पहला इशू यही है, C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी में भी, चाहे अगर आप जावा ही कर रहे हो, C++ कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन देखो जो C++ का C वाला पार्ट है वो तो C प्रोग्रामिंग आपका अलग से चल रहा है। When we are discussing the object oriented programming means class object type of concepts। तो उसमें जो बेसिक चीज है वो यही है, क्या, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। अगर इसका यूज, इसका बिहेवियर अगर आपने समझ लिया देन बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी कंसेप्ट हो, चाहे C++ का ओवरराइडिंग कंसेप्ट हो, चाहे ओवरलोडिंग कंसेप्ट हो, पॉलीमॉर्फिज्म, हर जगह पर इन एक्सेस स्पेसिफायर का ही सिग्निफिकेंस होता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इनके बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमारा सिंगल इनहेरिटेंस क्या कहता है। सिंगल इनहेरिटेंस को समझते हैं लाइक दिस। तो सिंगल इनहेरिटेंस मींस कि एक लेवल तक हम इनहेरिट कर रहे हैं। एक क्लास हम ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। एक व्हीकल हमने क्लास लिया, व्हीकल क्लास, ओके। व्हीकल क्लास का एक चाइल्ड क्लास हो सकता है कार, ठीक है। व्हीकल एक ब्रॉड क्लास हो गया, ठीक है। व्हीकल एक ब्रॉड क्लास हो गया। व्हीकल में 4 व्हीलर भी हो सकते हैं, 2 व्हीलर भी हो सकते हैं, 6 व्हीलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और भी दूसरी चीजें भी हो सकते हैं। हम अब स्पेसिफिकली चाइल्ड की तरफ चलते हैं। तो हमने एक क्लास ले लिया व्हीकल, ठीक है। तो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट बेस्ड पैराडिम है उसका बेनिफिट्स हमें तभी तो मिलता है जो हम कॉमन चीजों को यूज करते हैं। इनहेरिटेंस ही उसका प्राइमरी बेनिफिट बनता है। क्योंकि अगर देखो मैं एक कार नाम का फीचर एक अलग से यूज करूं, कार नाम की क्लास एक अलग से यूज करूं, ऐसे ही एक ट्रक या बस नाम की क्लास एक अलग से यूज करूं, ठीक है। तो जो सारी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है कार की और बस की और दूसरे व्हीकल्स की, वो बार बार मुझे कॉल करनी पड़ेंगी, बार बार मुझे यूज करना पड़ेगा। तो रीयूजेबिलिटी, ठीक है, वो आ जाएगी और डुप्लीकेसी बढ़ जाएगी, एम्बिग्यूटी बढ़ जाएगी। तो इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए जो है एक क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बहुत क्रूशियल माना जाता है। तो एक जो ब्रॉड कैटेगरीज है उसके लिए एक मेन क्लास मान लिया, बाकी जो स्मॉल कैटेगरीज है उनको हम चाइल्ड क्लास बोल देते हैं, वहां से उनको इनहेरिट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। तो व्हीकल क्लास के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टीज रखी जाएंगी, इन कॉमन प्रॉपर्टीज को कार क्लास, बस क्लास और दूसरे व्हीकल्स जो हैं वो कॉमनली एक्सेस कर सकते हैं एक सिंगल पेज से। उनको एडिशनली बार बार डुप्लीकेसी करके उन फीचर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो देखो सिंगल इनहेरिटेंस कि मैंने एक लेवल तक इनहेरिट करना है, एक लेवल तक इनहेरिट करना है। तो देखो ये चीज हम समझ चुके हैं क्या, कि जब हम इनहेरिट करते हैं तो उसका मोड क्या होता है, इनहेरिट करते हैं तो उसका मोड क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर क्लास, एक व्हीकल क्लास बनाई, ठीक है। यहां से एक क्लास स्टार्ट हो रही है और कहां पर फिनिश हो रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये यहां पर फिनिश हो रही है। व्हीकल क्लास है, यहां से स्टार्ट होकर के ये कहां फिनिश हो रही है, यहां लास्ट में जाकर के सेमीकोलन पे फिनिश हो रही है। सेमीकोलन इज द टर्मिनेटर ऑफ दैट क्लास, क्लास क्लोज हो गई। तो अब देखो यहां पर मैंने एक मेथड लिया जिसका नाम है व्हीकल। तो देखो यहां पर एक नया कंसेप्ट आ गया, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज व्हाट? कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड इनसाइड ए क्लास व्हिच हैज सेम नेम एज इट्स क्लास। जो क्लास का नाम होता है, अगर उसी नाम से हम फंक्शन बना देते हैं, मेथड बना देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट्स क्या होता है? कंस्ट्रक्टर के बेनिफिट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर जो होते हैं हमारे क्लास जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के जो वेरिएबल्स होते हैं ऑटो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। अगर हम चाहें कि वो ऑटो इनिशियलाइज हो जाएं तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा ही कर लिया। यहाँ पर पब्लिक डोमेन में पब्लिक स्पेसिफायर से मैंने एक मेथड को डिक्लेयर किया जिसका नाम है व्हीकल। ठीक है, व्हीकल की मैंने बॉडी भी यहीं पर डिफाइन कर दी, व्हीकल को मैंने यहीं पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्या एक मैसेज लिख दिया मैंने, दिस इज अ व्हीकल, सिंपल। इसको हम प्रिंट करेंगे लास्ट में। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई व्हीकल, व्हीकल के अंदर मैंने पब्लिकली एक मेथड बनाया व्हीकल और इसको यहां पर डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, अब ये क्लास हमारी यहां पर क्लोज हो चुकी है, क्लास व्हीकल हमारी यहां पर ओवर हो चुकी है। अब इस क्लास को मैं इनहेरिट करूंगा नीचे कार क्लास में। अब मैं यहां पर नीचे कार क्लास बना रहा हूं। ठीक है, कार क्लास मैंने बनाया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसके आगे यहाँ कोलन लिखा हुआ है और कोलन के आगे लिखा हुआ है पब्लिक व्हीकल, मतलब कि व्हीकल नाम की क्लास को पब्लिकली, पब्लिक मोड में मैंने कार क्लास में एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कोई भी मेंबर फंक्शन नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं है इसका, ना इसका कोई डेटा मेंबर है ना मेथड है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हम करना क्या चाहते हैं, हम कार क्लास के थ्रू व्हीकल क्लास के मेंबर को एक्सेस करेंगे, कार क्लास के थ्रू व्हीकल क्लास के मेंबर को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर ये क्लास मैंने बिना मेंबर के क्लोज कर दी। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, मेन पे जा रहे हैं, क्योंकि मेन से सारा कंट्रोल तो मेन से ही होना है। तो फिर देखो मेन मैंने लिया, मेन में अब मैंने क्या किया, मेरे पास दो क्लास हैं, एक व्हीकल है और एक कार है, दो क्लास हैं। जो कार क्लास है वो व्हीकल की चाइल्ड है, मींस कार क्लास के अंदर व्हीकल को हमने इनहेरिट किया है, मींस व्हीकल के जितने मेंबर्स हैं पब्लिकली उनको मैंने कार के अंदर एक्सेस कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हीकल क्लास का जो ये व्हीकल मेथड है, ये वाला जो फंक्शन है मेथड, ये पब्लिकली एक्सेस हो जाएगा कार के अंदर। मतलब कि मैं अगर ये कहें कि अगर हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि इसको उठा करके अगर मैं यहां पर रख दूं तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इसका हम एग्जैक्टली मीनिंग ये समझ सकते हैं कि जो व्हीकल क्लास है, व्हीकल क्लास का जो व्हीकल मेंबर है वो मेंबर अब पब्लिकली कार क्लास के अंदर अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर लिया है, कहां पर, कार क्लास में। कैसे? पब्लिकली, पब्लिक मोड में। तो हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक ही नीचे चले जाते हैं, जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के वो प्रोटेक्टेड नीचे चले जाते हैं, और प्राइवेट होता तो एक्सेस ही नहीं होता, प्राइवेट होता तो एक्सेस ही नहीं होता। और मेन में चलते हैं, तो देखो मेन में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या सिंटैक्स है, सिंपल, क्लास का नाम लिखते हैं और उसके आगे कोई भी एक वेरिएबल लिख देते हैं, एनी नेम, एनी वेरिएबल नेम। तो ये नेम जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो कार का ऑब्जेक्ट क्या बना, ओबीजे। ओबीजे इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कार क्लास, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। क्लास को हम एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो कार का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे। अब देखो कंस्ट्रक्टर का ये बेनिफिट होता है कि एज सुन एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड देन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आउटपुट आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, आउटपुट ये आ जाएगा, दिस इज ए व्हीकल, दैट्स इट। यहां पर आउटपुट आ जाएगा ये, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, दिस इज अ व्हीकल। ये हमारा कंस्ट्रक्टर का फीचर है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, मैंने लिखा कार ओबीजे। जब हम इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, देन कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओबीजे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब देखो ओबीजे किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कार के ऑब्जेक्ट को, कार के फंक्शन को कॉल करेगा। अब कार का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना, कार का तो कोई फंक्शन ही नहीं, नीचे कार में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कार के अंदर व्हीकल के सारे मेंबर हैं पब्लिकली, ठीक है, प्राइवेट तो नहीं आ सकते, लेकिन प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों मेंबर आ जाएंगे। तो यहां पर केवल पब्लिक था, तो ये वाला जो व्हीकल मेंबर है, व्हीकल क्लास का व्हीकल मेंबर कार का भी मेंबर है अब। क्यों? क्योंकि हमने उसको पब्लिकली इनहेरिट कर लिया है। तो जैसे ही हमने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, इमीडिएटली आउटपुट जनरेट हो गया, दिस इज अ व्हीकल, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
वहीं पर अगर मान लीजिए यहाँ व्हीकल की जगह पर कुछ और होता, मान लो व्हीकल 1 होता, तो आप देख रहे हैं अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब देखो व्हीकल क्लास का नाम है व्हीकल और फंक्शन का नाम है, मेथड का नाम है व्हीकल 1, तो अब ये आउटपुट ये नहीं आता। रन करेगा तो ठीक है, अब ये आउटपुट नहीं आएगा, अब हमें उसको कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, ठीक है, यहां से ये हट जाएगा, आउटपुट में नहीं आएगा। अगर हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आउटपुट में दिस इज ए व्हीकल लिख के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कार का ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन मैंने मेथड को कॉल नहीं किया। वो पहले तो कंस्ट्रक्टर था, अपने आप कॉल हो रहा था, लेकिन अब वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहा। तो अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे कॉल होता है? सिंपल, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जो भी आपने बनाया हमने लिखा ओबीजे, फिर डॉट ऑपरेटर लगाते हैं और मेथड का नाम लिख देते हैं। तो मेथड का नाम क्या है? व्हीकल 1, लाइक दिस। अब आकर के यहां आउटपुट आएगा, दिस इज अ व्हीकल। अब यहां पर आउटपुट जनरेट होगा, अब यहां पर आउटपुट जनरेट होगा। तो ऑब्जेक्ट नेम, डॉट ऑपरेटर एंड देन मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन किसका? कार क्लास का, जिसका वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन वही हमने देखा कि व्हीकल 1 कार का तो ऑब्जेक्ट है नहीं है, लेकिन इनहेरिटेड मेंबर है, और पब्लिकली हमने उसको एक्सेस किया था तो वो हो पा रहा था। अब एक चीज और समझो, देखो मान लीजिए मैंने इसको यहां पर लिखा क्या, प्राइवेट, मैंने यहां पर इसको लिखा प्राइवेट, समझ रहे हैं? मैंने यहां पर व्हीकल क्लास के अंदर यहां पर व्हीकल 1 मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और मैंने यहां पर क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, ये व्हीकल मेंबर यहां कार में एक्सेसिबल नहीं होगा, यहां पर ये एरर जनरेट हो जाएगी, आउटपुट नहीं आएगा, यहां पर एरर जनरेट हो जाएगी, कहेगा व्हीकल मेंबर डज नॉट बिलोंग टू कार क्लास। व्हीकल मेंबर, व्हीकल 1 ऑब्जेक्ट, व्हीकल 1 मेथड डज नॉट बिलोंग टू कार क्लास, कार का ये मेंबर नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, मेंबर इज नॉट एक्सेसिबल, ऐसे एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ रहे हो? अब देखो एक चीज और बताता हूं, प्रोटेक्टेड, अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड, अगर प्रॉब्लम हो वॉइस में या स्क्रीन में नहीं दिख रहा हो, ब्रेक हो रहा हो, तो प्लीज बता देना मुझे, ठीक है, मैं कंटिन्यूअसली बोले जा रहा हूं इसलिए। तो अब मान लीजिए यहां पर मैंने क्या किया, प्रोटेक्टेड, यहां पर मैंने लिखा प्रोटेक्टेड, मतलब अब मैंने व्हीकल 1 मेंबर को क्या डिक्लेयर किया, प्रोटेक्टेड, लेकिन मैंने यहां पर व्हीकल क्लास को कार क्लास के अंदर कैसे एक्सेस किया, पब्लिकली एक्सेस किया। तो आपको याद आ गया होगा कि जो पब्लिक मेंबर है तो पब्लिक की तरह नीचे आते हैं, जो प्रोटेक्टेड मेंबर है नीचे प्रोटेक्टेड की तरह आते हैं। मतलब कि ये जो मेंबर है व्हीकल 1, ये प्रोटेक्टेड मेंबर की ही तरह यहां से कॉपी होके ऐसे आ जाएगा, इस तरह से, मतलब ये इसको इस तरह से ट्रीट करेगा, ये मेंबर यहां पर प्रोटेक्टेड ही रहेगा। और प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था कि एक लेवल नीचे तक एक्सेस हो जाता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको एक्सेस करूंगा यहां पर ऑब्जेक्ट 1 डॉट व्हीकल 1, तो ये परफेक्टली काम करेगा, अब ये परफेक्टली काम करेगा। अब देखो, अब ऐसे समझते हैं, देखो इसको मान लीजिए यहां पर पब्लिक की जगह लिखा होता प्राइवेट, यहां लिखा होता पब्लिक की जगह प्राइवेट। क्लास कार क्लास ने व्हीकल क्लास को प्राइवेट मोड में एक्सेस कर लिया, कार क्लास ने व्हीकल क्लास को प्राइवेट मोड में एक्सेस कर लिया, ओके। तो जब ये प्राइवेट मोड में एक्सेस करेगा तो समझ लीजिए, तो जो यहां पर जितने भी मेंबर्स होते हैं, देखो अगर यहां पर कोई, जहां पर मैंने हाईलाइट किया, यहां पर अगर कोई प्राइवेट मेंबर होता तो वो तो एक्सेस होता ही नहीं, वो तो नीचे आता ही नहीं। तो अगर यहां पर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है या पब्लिक मेंबर है, तो वो दोनों मेंबर यहां पर कैसे आएंगे, एज प्राइवेट, यहां से ये आएगा मेंबर और नीचे चाइल्ड क्लास कार में अब ये प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, अब यहां पर ये कैसे बिहेव करेगा, प्राइवेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि हमने व्हीकल क्लास को कार क्लास में प्राइवेट मोड में एक्सेस किया है। तो ऊपर के बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर, पब्लिक मेंबर, दोनों मेंबर नीचे प्राइवेट मेंबर की तरह बिहेव करेंगे, समझ रहे हैं? अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। अब जैसे मैंने यहां पर कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और ओबीजे से मैंने व्हीकल 1 को कॉल कर लिया, तो ये कॉल हो जाएगा परफेक्टली। क्यों? क्योंकि देखो हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया और कार के ही ऑब्जेक्ट से व्हीकल 1 को कॉल किया, मतलब कि व्हीकल 1 शुड बी ए मेंबर ऑफ
कार क्लास तभी एक्सेस हो पाएगा। तो देखो व्हीकल 1 यहां पर एक्सेस है, मेंबर है, लेकिन ये मेंबर प्राइवेट है। अब अगर मैं ये चाहूं कि मैं नीचे एक और क्लास बनाऊं, कार के भी नीचे मैं एक और क्लास बनाऊं यहां पर, ठीक है क्या? मान लीजिए अब मैं स्पेसिफिक हो जाता हूं, मैंने कहा कि भाई स्विफ्ट एक कंपनी, स्विफ्ट कार है। अब मैं और स्पेसिफिक हो रहा हूं, ठीक है। पहले व्हीकल से हम कार पे गए, कार से अब मैं कंपनी का नाम एग्जैक्टली नाम ले रहा हूं, स्विफ्ट। एक कार मैंने बनाई स्विफ्ट, क्लास स्विफ्ट, इसमें मैं एक्सेस करता हूं पब्लिकली किसको? इसमें मैंने क्या किया एक्सेस कर लेंगे, लेकिन ये जो व्हीकल 1 है ना, ये नीचे नहीं जाएगा, ये एक्सेस नहीं होगा। अब अगर मैं ये चाहूं कि क्या चाहूं कि अगर मैं यहां पर ये लिखूं इधर रेड जोन में, क्या लिखूं कि मैं स्विफ्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, मान लीजिए S1, स्विफ्ट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, और मैं चाहूं कि S1 डॉट मैं यहां पर लिखूं क्या? व्हीकल 1, मैं यहां पर लिखूं व्हीकल 1 ऐसे, तो यहां पर ये तुरंत एरर जनरेट हो जाएगा। देखो व्हीकल 1 कॉल हो रहा है, सक्सेसफुली काम करेगा किससे? कार के ऑब्जेक्ट से, और ये व्हीकल के ऑब्जेक्ट से भी काम कर जाएगा, क्योंकि व्हीकल का तो खुद ही मेंबर है वो, है ना। तो अगर मैंने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और ओबीजे से मैंने व्हीकल 1 को एक्सेस किया, तो 100% एक्सेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हीकल 1 व्हीकल क्लास का मेंबर है, प्रोटेक्टेड, और ये कार क्लास में आया है कैसे? प्राइवेट तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने प्राइवेट मोड में इसको इनहेरिट किया। तो लेकिन प्राइवेट है, लेकिन कार का तो है प्राइवेट, इसका मतलब है कि कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू व्हीकल 1 को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया? कार क्लास को भी नीचे इनहेरिट कर दिया। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मैंने क्या किया? कार क्लास को स्विफ्ट क्लास में इनहेरिट कर लिया पब्लिकली, ठीक है ना। तो लेकिन इसका जो इसके अंदर तो एक ही मेंबर है, वैसे तो इसके अंदर कोई मेंबर है नहीं, वो तो इनहेरिटेड मेंबर है। व्हीकल 1 जो ये मेंबर है, व्हीकल 1 ये कार का मेंबर तो है नहीं, लेकिन इसने इनहेरिटेड मेंबर है, तो ये मेंबर प्राइवेट की तरह बिहेव करेगा। और प्राइवेट की तरह बिहेव करने का मतलब है इसका स्कोप केवल और केवल कार के अंदर ही रहेगा। स्विफ्ट में व्हीकल 1 को एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये वाला जो कोड हमने लिखा है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, एरर आ जाएगा क्या? कि व्हीकल 1 इज नॉट एक्सेसिबल इन स्विफ्ट क्लास, ये हमारा एक्सेसिबल नहीं है, हम इसको एक्सेस यहां से ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? Any problem, beta? You can type. You can type your message if you find any problem. Sayyam, Ujjwal, Naman, Ruheen, Viplav, Nisha. Are you getting the concept? Are you able to understand what is I want to deliver to you? Yes, sir. Okay. ओके चलो, तो फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और दूसरे, अभी हमने सिंगल इनहेरिटेंस की बात की थी। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस की बात की थी। नाउ नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसकी बात करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो देखो मल्टीपल क्या कहता है? मींस मल्टीपल क्लासेस आर इनहेरिटेड इन वन क्लास। मल्टीपल क्लासेस आर इनहेरिटेड इन वन क्लास means let us suppose we have 4 class A, B, C, D. So A, B, C, let us suppose these 3 classes are inherited in D class. So इसको बोलते हैं multiple inheritance, means multiple class are base classes
और सिंगल क्लास उसमें चाइल्ड होता है। तो मल्टीपल क्लासेस आर इनहेरिटेड साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल क्लास, इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका एग्जांपल देख लीजिए, स्कोप को हम समझ ही चुके हैं। देखो ये है क्लास लिया हमने, क्या व्हीकल, क्लास व्हीकल क्लास है, इसके अंदर मैंने पब्लिक मेंबर लिया व्हीकल, वही कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज अ व्हीकल, तो ये मेरी क्लास, यहां से क्लास व्हीकल फिनिश हो चुकी है, सेमीकोलन पर ब्लैक में जो ब्लैक फॉन्ट में जो लिखे हैं ये व्हीकल क्लास फिनिश हो चुकी है। दिस इज वन बेस क्लास, दिस इज वन बेस क्लास। नाउ अनदर, लुक एट द अनदर बेस क्लास इन द रेड फॉन्ट, ठीक है, रेड फॉन्ट में सेकंड बेस क्लास, ये भी एक बेस क्लास की तरह ट्रीट की जाएगी। इसका नाम हमने रखा फोर व्हीलर, ठीक है। व्हीकल एक क्लास बना लिया, एक और क्लास मैंने बनाया क्या, फोर व्हीलर, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक पब्लिक मेंबर लिया जिसका नाम मैंने रख दिया फोर व्हीलर, मींस ये भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये फोर व्हीलर, ठीक है, फोर व्हीलर ही क्लास का नाम है, फोर व्हीलर ही यहाँ मेथड का नाम है, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके अंदर फिर मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, इसकी बॉडी भी यहीं डिक्लेयर कर दी और यहीं डिफाइन कर दिया, दिस इज अ फोर व्हीलर व्हीकल, दिस इज अ फोर व्हीलर व्हीकल, और इस क्लास को मैंने फिनिश कर दिया। ये रेड वाले फॉन्ट में जो लिखा है ये क्लास दूसरी वाली आपकी फिनिश हो गई है। तो ब्लैक फॉन्ट में एक क्लास हो गई व्हीकल, रेड फॉन्ट में एक क्लास हो गई फोर व्हीलर। अब आते हैं ग्रीन फॉन्ट में। ग्रीन फॉन्ट में देखो यहां पर हमने क्या किया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ग्रीन फॉन्ट में हमने यहां पर लिखा है क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो अब मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, तो देखो क्लास कार, हमने एक क्लास बनाई कार, यहां पर कार क्या है, एक चाइल्ड क्लास है, ये एक चाइल्ड क्लास है, मींस यहां पर हमें इनहेरिट करना है दो क्लासेस को एक साथ। तो कैसे करेंगे, वही कोलन लगाएंगे, कोलन टू वर्टिकल डॉट, देन पब्लिक व्हीकल कॉमा पब्लिक फोर व्हीलर। तो कितनी भी क्लास को आप इनहेरिट कर सकते हो कॉमा यूज करके, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड एंड देन क्लास नेम, फिर कॉमा, फिर से एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड, दूसरी क्लास नेम, कॉमा, ऐसे ही सो ऑन। कितनी भी क्लासेस को हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं क्या, कि हमने यहां पर लिखा पब्लिक व्हीकल, ग्रीन फॉन्ट में हम ऊपर देख रहे हैं क्लास कार में पब्लिक व्हीकल, और यहां पर हम देख रहे हैं पब्लिक फोर व्हीलर। हम इनके एक्सेस स्पेसिफायर को चेंज भी कर सकते हैं एज पर द नीड। मैं चाहता हूं कि व्हीकल पब्लिकली एक्सेस हो, फोर व्हीलर प्राइवेटली एक्सेस हो, देन वी कैन डू सो। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक क्लास को तो मैंने कार के अंदर पब्लिकली इनहेरिट कर लिया, दूसरी क्लास को मैंने कार के अंदर प्राइवेटली इनहेरिट कर लिया या प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर लिया। वी कैन डू सो बिकॉज, क्योंकि ये इंडिविजुअल क्लास के लिए स्पेसिफायर यहां पर डिपिक्ट किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए मैंने व्हीकल क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया तो वही वाली प्रॉपर्टी लगेंगी जो हमने पढ़ी है, मींस व्हीकल क्लास के सारे मेंबर्स पब्लिक वाले पब्लिक रहेंगे, प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्राइवेट वाले एक्सेस ही नहीं होंगे। और मान लीजिए फोर व्हीलर क्लास को मैंने प्राइवेटली एक्सेस किया, ठीक है, तो फोर व्हीलर क्लास के जो मेंबर्स पब्लिक हैं वो कार के अंदर आकर के प्राइवेट बन जाएंगे, जो मेंबर्स फोर व्हीलर के अंदर प्रोटेक्टेड हैं वो कार के अंदर आकर के फिर से प्राइवेट बन जाएंगे, और फोर व्हीलर के प्राइवेट मेंबर एक्सेस ही नहीं होंगे, ठीक है, वो तो किसी के भी एक्सेस नहीं होते हैं बाहर। प्राइवेट मेंबर प्राइवेट रहते हैं क्लास के, उसको उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है, उस क्लास के मेंबर्स के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है, कोई बाहर का क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकता। So this is the example of multiple inheritance, ठीक है ना, multiple inheritance। तो means multiple classes will treated as base class for a single child class, कॉमा सेपरेटर होगा, कितनी भी क्लासेस को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। फिर आता मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अभी हम डिस्कस कर चुके थे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मींस A to B, B to C, C to D, D to E and so on, मल्टी लेवल, ठीक है। तो उसका इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि जैसे क्लास व्हीकल है, रेड कलर के फॉन्ट में हम देख रहे हैं, क्लास व्हीकल में पब्लिक मेंबर है व्हीकल, फिर नीचे एक क्लास है क्लास फोर व्हीलर, ये भी रेड फॉन्ट में नीचे, क्लास फोर व्हीलर
में हमने क्या किया, व्हीकल क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर लिया, और ठीक है इसके अंदर भी एक और फंक्शन बना दिया फोर व्हीलर नाम से। फिर हमने ग्रीन कलर में ऊपर आते हैं, हमने एक क्लास बनाई कार। कार के अंदर हमने पब्लिकली फोर व्हीलर को एक्सेस कर लिया, मतलब कि देखो व्हीकल को फोर व्हीलर के अंदर एक्सेस किया, फोर व्हीलर को कार के अंदर एक्सेस किया। तो अब कार के पास सबका कंट्रोल है, कार के पास सबका कंट्रोल है, मतलब कार के पास सबकी फीचर्स हैं। कार के पास फोर व्हीलर की फीचर्स भी हैं, कार के पास व्हीकल की फीचर्स भी हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे ऐसे केस में अब वो एक्सेस स्पेसिफायर्स का बहुत सिग्निफिकेंस होता है कि हमने व्हीकल क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको फोर व्हीलर में कौन से मोड में एक्सेस किया है, तो उसी मोड के हिसाब से व्हीकल क्लास के मेंबर्स फोर व्हीलर क्लास में चेंज होते हैं, और इनका रिफ्लेक्शन पड़ता है कार के अंदर। मान लीजिए ये व्हीकल मेंबर फंक्शन है, ये मेंबर व्हीकल में पब्लिक है। अगर मैं इसको प्राइवेट तरीके से फोर व्हीलर में एक्सेस करता तो ये व्हीकल मेंबर व्हीकल क्लास का फोर व्हीलर क्लास के अंदर प्राइवेट बन जाता। और जब मैं फोर व्हीलर क्लास को कार के अंदर एक्सेस कर रहा हूं तो अब मैं इस व्हीकल क्लास वाले मेंबर को कार क्लास के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता था, कार के ऑब्जेक्ट से मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता था, जस्ट बिकॉज ऑफ द मोड ऑफ द इनहेरिटेंस, कि किस मोड को हमने यूज किया है। तो मोड का बहुत ही सिग्निफिकेंस है, प्लस जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं किस क्लास में कहां पर कैसे यूज किए गए हैं, कैसे इनहेरिट किए गए हैं, तो उनका बिहेवियर इस तरह से चेंज होता है। इस बिहेवियर को हमें समझना, ग्रेस्प करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लेवल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हायरार्किकल, ठीक है। हायरार्किकल में वन जैसे मल्टीपल का उल्टा हो गया, ऊपर बेस क्लास एक रहेगा और इस एक बेस क्लास को मल्टीपल चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, तो इस कंसेप्ट को हायरार्किकल बोल देते हैं, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर, मोड ऑफ द इनहेरिटेंस, वो कंसेप्ट वही है जो हमने पढ़े हैं, बस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इनहेरिटेंस का, कि इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, क्लासेस एक दूसरे को कैसे इनहेरिट कर रही हैं, उसके हिसाब से इनके नाम चेंज हो रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस आ रहा है। तो देखो व्हीकल क्लास है, व्हीकल क्लास को मैंने कार क्लास में इनहेरिट किया, देखो रेड फॉन्ट में देख रहे हैं, रेड फॉन्ट में ऊपर व्हीकल क्लास है, ये हमारी बेस क्लास है, ओके। एक ही बेस क्लास है, चाइल्ड क्लास यहां पर दो है, बेस क्लास एक है और चाइल्ड क्लास दो है। व्हीकल क्लास बेस क्लास है, इस बेस क्लास को मैंने पहले तो देखो मिडिल में देखिए कार क्लास में मैंने इसको इनहेरिट किया पब्लिकली, फिर मैंने व्हीकल क्लास को बस क्लास में इनहेरिट किया पब्लिकली, तो व्हीकल क्लास दो बार इनहेरिट हो गई। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसको हायरार्किकल बोल देते हैं, ठीक है। अभी कॉल कैसे होगा, अब देखो कार क्लास का ऑब्जेक्ट हमें अलग बनाना पड़ेगा, बस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें अलग बनाना पड़ेगा। तो कार क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया obj1, ग्रीन फॉन्ट में देख रहे हैं, बस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया obj2, और क्योंकि ये व्हीकल क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो ये व्हीकल दो बार कॉल होगा, एक बार कार के ऑब्जेक्ट से और एक बार बस के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, एक बार कार के ऑब्जेक्ट से और एक बार बस के ऑब्जेक्ट से। तो ये दो बार मैसेज प्रिंट होगा, कौन सा, दिस इज अ व्हीकल। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, दिस इज अ व्हीकल। दो बार क्यों, क्योंकि पहले कार का ऑब्जेक्ट बना obj1, तब दिस इज अ व्हीकल कॉल हुआ, फिर बस का ऑब्जेक्ट बना obj2, फिर व्हीकल कॉल हुआ, दिस इज अ व्हीकल कॉल हुआ, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके बाद आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या होता है, तो देखो हाइब्रिड का मतलब ये, हाइब्रिड मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इनहेरिटेंस, जो हमने पढ़े हैं, जैसे सिंगल और मल्टीपल का कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, उसके अंदर चार क्लासेस दी गई हैं, वो चार क्लासेस एक दूसरे को इस तरह से इनहेरिट कर रही है कि वहां पर दो तरह के इनहेरिटेंस बन रहे हैं, कि वहां पर सिंगल भी बन रहा है और मल्टीपल भी बन रहा है, तो उसको हाइब्रिड बोल देते हैं, ठीक है। और एक अब ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए, ये है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। जब हम क्लासेस को एक्सेस करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं, तो जैसे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड,
अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंबर्स की डेफिनेशन और उनके बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए और चेंज करने के लिए, उसी तरह से हमारे पास एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, 2 वर्टिकल डॉट्स, ठीक है, 2 टाइम्स कॉलम्स, कोलन हम लिखते हैं, कोलन को 2 बार लिखना है, बनेगा क्या, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मान लीजिए अगर 2 क्लासेस, जैसे ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं, या कोई और ले लेते हैं, ये मल्टी लेवल, चलो मल्टी लेवल ले लेते हैं। तो देखो मल्टी लेवल में मैंने क्या किया, यहां पर व्हीकल क्लास के अंदर एक मैंने मेथड लिया व्हीकल, ठीक है, और मान लीजिए एक नीचे क्लास मैंने बनाई 4 व्हीलर, इसके अंदर भी मैं एक फंक्शन ले लूं, उसका नाम भी मैं रखता हूं व्हीकल। समझ रहे? मतलब कि 2 क्लास के अंदर मैंने एक मेंबर लिया और उस मेंबर का नाम सेम है, ऐसा तो हो सकता है क्योंकि उसका स्कोप वहीं तक रहता है। एक मैंने व्हीकल क्लास बनाई, व्हीकल क्लास के अंदर मैंने एक मेथड लिया, मान लीजिए व्हीकल 1, फिर मैंने एक दूसरी क्लास बनाई 4 व्हीलर, 4 व्हीलर के अंदर भी मैंने वही मेथड का नाम रख दिया व्हीकल 1। तो व्हीकल 1 व्हीकल क्लास का मेंबर भी है और व्हीकल 1 4 व्हीलर क्लास का मेंबर ही है, और दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल दोनों अलग हैं। तो ऐसे केस में अगर हम कॉल करें, जैसे मान लीजिए अब मैंने किसी ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, obj1 मैंने लिखा, ठीक है, obj1 मैंने लिखा कहीं पर भी मेन के अंदर, obj मैंने लिखा obj। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं क्या, obj दे, मैं ग्रीन, जहां पर ग्रीन फॉन्ट है यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं obj डॉट व्हीकल 1, व्हीकल 1, और ये कॉल किया मैंने। तो नाउ सिस्टम विल बी कंफ्यूज्ड। अब सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि भाई ये जो obj ऑब्जेक्ट जो है ये व्हीकल 1 को जो कॉल कर रहा है, व्हीकल 1 2 क्लास के अंदर है, आप कौन से क्लास वाले व्हीकल 1 को एक्सेस करना चाहते हो? ठीक है ना, आप कौन सी क्लास के व्हीकल 1 को एक्सेस करना चाहते हो? यहां पर क्या आ जाएगा, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिस्टम को इसके मीनिंग को समझाने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, व्हीकल 1 से पहले क्या करते हैं भाई, जैसे डेटाबेस में भी आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए क्वेरीज हम जब करते थे, अगर आपको याद हो, क्वेरीज में हम जैसे एक कॉलम है नेम नाम का कॉलम, ये जैसे नेम नहीं, एक और लेते हैं डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम एम्प्लॉय टेबल में भी है, डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम डिपार्टमेंट्स टेबल में भी है। दोनों टेबल में मैंने ज्वाइन लगा के अब मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब डिपार्टमेंट आईडी को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। सिस्टम कहेगा भाई डिपार्टमेंट आईडी कहां से सिलेक्ट करना चाहते हो आप, एम्प्लॉय टेबल का या डिपार्टमेंट टेबल का, बताना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम डिपार्टमेंट आईडी से पहले डॉट लगा के टेबल का नाम लिख देते हैं, एम्बिग्यूटी खत्म, कि भाई हम एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय टेबल वाले डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं। सेम चीज यहां पर है, बस उसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो कैसे यूज होता है, व्हीकल 1 से जस्ट पहले मुझे क्या लिखना है, क्लास का नाम, व्हीकल 1 से जस्ट पहले मुझे क्या लिखना है, क्लास का नाम, और क्लास का नाम और क्लास के मेथड के बीच में मुझे क्या लगाना है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। लुक एट दी हाईलाइटेड टेक्स्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट से आप एक्सेस कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट का नाम, देन डॉट ऑपरेटर, देन वी राइट दी क्लास नेम कि कौन सी क्लास के व्हीकल को आप एक्सेस करना चाहते हो, क्योंकि व्हीकल 1 तो कई क्लास में है, आप कौन सी क्लास की व्हीकल को एक्सेस करना चाहते हो। तो यहां पर एम्बिग्यूटी जनरेट होती है। इस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए हम इस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हीकल हम बस मेथड से पहले स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे,
2 times colon and then before it we put the class name and dot ऑपरेटर के साथ ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं एम्बिग्यूटी को, इस तरह की अगर एम्बिग्यूटी जनरेट होती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, इनलाइन फंक्शन के बारे में बात की हमने। ठीक है, इनलाइन फंक्शन का क्या यूज होता है। इनलाइन फंक्शन छोटे लाइन ऑफ कोड के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनमें जंप करने के लिए जो टाइम लगता है उसको सेव करने के लिए इनलाइन फंक्शन का यूज कर लेते हैं। इनलाइन फंक्शन क्या करता है, जहां जहां पर भी इनलाइन फंक्शन को कॉल किया जाता है कंपाइलेशन टाइम पर ही उसका कोड रिप्लेस कर दिया जाता है फंक्शन कॉलिंग बॉडी से, ताकि उसको बार बार बाहर जंप ना करना पड़े। इसका एग्जांपल देखा था। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस को समझा, एक्सेस स्पेसिफायर्स, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स के मीनिंग को समझा। फिर हमने इनके स्कोप को समझा विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस को यूज करके हमने इसके स्कोप को समझा कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक कैसे अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने देखी। डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस मोड हमने देखे। ठीक है, 3 मोड इनहेरिटेंस, 3 तरह से इनहेरिटेंस को परफॉर्म करना, पब्लिक मोड, प्रोटेक्टेड मोड और प्राइवेट मोड। ठीक है, कि बेस क्लास को हम कौन से कीवर्ड के साथ चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, इसी उसका मोड डिसाइड होता है। इस चार्ट को हमने देखा, इजीली आपने इसको ग्रेस कर लिया होगा। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि पेरेंट क्लास में मेंबर्स के क्या स्पेसिफायर्स हैं और जब हम उनको चाइल्ड क्लास में किस मोड में एक्सेस कर रहे हैं तो पेरेंट क्लास के एक्सेस स्पेसिफायर्स का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ये भी हमने देखा। फिर हमने डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस देखे, स्कोप को समझा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं कुछ और चीजें प्रिपेयर करूंगा। अगर आपको कुछ आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि सर हमें ऐसे करना है, ये करना है, तो आप मुझे बता सकते हो। उस तरह से मैं कुछ कोशिश करूंगा प्रिपेयर करने के लिए। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ मैं प्रोग्राम्स भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, और कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कंसेप्ट जो कि टेक्निकली बन सकते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम बेटा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज यू कैन डिस्कस। अभिषेक बेटा, अनामिका, हितेश। No, sir. Okay. If you have any specific query, means you want to discuss C++ in your way, you can tell me. I will prepare accordingly. Otherwise, I will prepare by myself only. तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो मेरा तरीका होगा, मैं कुछ प्रोग्राम सेलेक्ट करूंगा, कुछ टॉपिक सेलेक्ट करूंगा और उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप लोगों का कुछ क्वेरी तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ही बता सकते हो मुझे। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। निशा, प्रेम प्रकाश, रजत। No doubt, sir. ओके। No query, sir.